हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत का भौतिक तंत्र। इससे पहले मैंने आपको भारत की स्थिति और विस्तार सब कुछ आपको करा दिया था। अगर बात की जाए भारत की भौतिक तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये 6 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हो उत्तर में हो जाएगा हिमालय क्षेत्र हो जाएगा, जो ये इस प्रकार से फैला हुआ है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इस प्रकार से फैला हुआ है। फिर उसके बाद में हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा, जो अपनी नदियों के द्वारा जितनी भी रेत लाई जाती है, मिट्टी लाई जाती है, उसके द्वारा ये निर्माण किया जाता है। फिर यहाँ पे पश्चिमी में हो जाएगा थार का मरुस्थल हो जाएगा, जो अपने तैतीस सागर का अवशेष मिलता है, जो पाकिस्तान और भारत में स्थापित है साथियों। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो दक्षिण का पठार हो जाएगा या प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी चोटियाँ है, कौन सी नदियाँ निकलती है, क्या क्या विशेषता है, उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये हो गया अपना पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा, और ये अपने पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अंतिम में हो जाएगा द्वीप समूह हो जाएगा साथियों, जो यहाँ पे ये स्थापित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी अपने भारत के द्वीप समूह है सब कुछ मैं आपको करा दूंगा साथियों। ये अपने 6 भागों में बांट दिया गया है, जो मैं आपको एक एक करके एक बड़े मैप के आधार पर और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। यकीन मानिए सब कुछ आपको करा दूंगा, और मैं आपको हाथों हाथ याद भी करा दूंगा साथियों। अगर बात की जाए भारत की भौतिक तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर हिमालय आ जाएगा, फिर उसके बाद में मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, पश्चिमी में अपने थार का मरुस्थल आ जाएगा, फिर यहाँ पे पठार का मैदान आ जाएगा, और पश्चिमी तट मैदान आ जाएगा, फिर पूर्व में पूर्वी तट मैदान आ जाएगा, और भारत के जितने भी बाढ़ है द्वीप समूह ये अपने 6 भागों में बांटा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। अगर बात की जाए भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो आप सभी लोगों को पता है 32,87,263 किलोमीटर हो जाएगा साथियों, जो आपसे कभी भी नहीं पूछा जाता है। आपसे सीधा यही पूछा जाता है कि ओवरऑल दुनिया में, ओवरऑल वर्ल्ड में, ओवरऑल संसार में भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.4% हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होगा आंसर? 2.4% हो जाएगा साथियों। अगर बात की जाए 2.4% के अंतर्गत भारत में कौन से भागों में सर्वाधिक क्षेत्र हो जाएगा साथियों, ये भी आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा सर्वाधिक मैदान क्षेत्र हो जाएगा, जो अपने 43.5% होता है। जो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं। सबसे ज्यादा हो जाएगा मैदानी भाग हो जाएगा, फिर उसके बाद में पठारी भाग हो जाएगा, फिर उसके बाद में पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, फिर उसके बाद में पर्वत क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि ये 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला मैदानी भाग, फिर उसके बाद में पठारी भाग, फिर उसके बाद में पहाड़ी भाग, फिर उसके बाद में पर्वत भाग, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। जो आपको क्रम भी याद में होना चाहिए और क्षेत्रफल आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए साथियों। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि दोस्तों यहाँ तक आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको और हिस्ट्री के और जियोग्राफी के नोट्स चाहिए तब आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। यकीन मानिए जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं, जो बड़ी मेहनत के साथ बनाए हैं, और वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। अब अपन भारत के जितने भी भौतिक तंत्र है 6 है, उसके अपन एक एक करके सारी व्याख्या करेंगे और आपको साथ साथ में याद भी करा दूंगा साथियों। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, जो अपने उत्तर में स्थापित है, कौन सा हो जाएगा? हिमालय पर्वतमाला हो जाएगा साथियों। आज अपन उसके बारे में सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं साथियों। अब अपन देखते हैं हिमालय पर्वतमाला, अपन देख लेते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अपनी इतनी बड़ी पर्वतमाला है, इनको भी अपने 2 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा था? ये अपने अलग अलग भूवैज्ञानिक के द्वारा ये बांटा गया था। पहला हो जाएगा उत्तर से दक्षिण बांटा गया है, और दूसरा हो जाएगा पश्चिम से पूर्व बांटा गया है, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है, जिसे अपन को पढ़ने में और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी साथियों। अगर बात की जाए उत्तर से दक्षिण अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब कौन से क्रम है
वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला हो जाएगा ट्रांस हिमालय हो जाएगा, जो सबसे उत्तर में स्थापित हो जाता है। फिर उसके बाद में वरत हिमालय हो जाएगा, जो अपने ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे होता है साथियों। और तीसरे नंबर पर हो जाएगा महान हिमालय या लघु हिमालय हो जाता है। और चौथे नंबर पर हो जाएगा शिवालिक हिमालय हो जाएगा, जो अपने इस प्रकार से बांटा गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए यहाँ से आपके क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं साथियों, यकीन मानिए यहाँ से आपके 4-5 प्रकार के क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाते हैं साथियों। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बात की जाए कि हिमालय क्षेत्र का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो ट्रांस हिमालय हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। अगर बात की जाए इनका क्रम कौन सा हो जाएगा, तो ट्रांस हिमालय, वरत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये अपने दूसरा क्वेश्चन हो गया साथियों। अगर बात की जाए तीसरा क्वेश्चन, तो यह पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय को कौन सा हिमालय अलग करता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वरत हिमालय अलग करता है साथियों। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए वरत हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन सा हिमालय अलग करता है, तो लघु हिमालय अलग करता है। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए कि लघु हिमालय और विशाल मैदान को कौन सा हिमालय अलग करता है, तो ये शिवालिक हिमालय अलग करता है साथियों। अगर और क्वेश्चन की बात की जाए तो हिमालय क्षेत्र का अंतिम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो ये शिवालिक हिमालय हो जाएगा साथियों। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यानी कि ये 4 आपके सामने ऑप्शन पड़े हैं और यहाँ से आपके 4-5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। देखने का नजरिया चाहिए किस प्रकार से आपको और क्वेश्चन निकाल सकते हो, और यही क्वेश्चन निकालने की कैपेबिलिटी आपको आगे बढ़ाती है साथियों। ये हो गया आपका उत्तर से दक्षिण हो गया साथियों। अब अपन देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व का विस्तार अपन देख लेते हैं, जो अपने नदियों के आधार पर किया गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है और यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नदियाँ कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, ताप्ती नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इस प्रकार से अपने भारत में विभाजित करती हैं साथियों, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब वो किस प्रकार से किया गया है वो मैं आप बताना चाह रहा हूँ। ये हो गया अपनी सिंधु नदी हो गई, और ये अपने हो गए सतलज नदी हो जाएगी, और ये अपने काली नदी हो जाएगी, और ये अब ताप्ती नदी हो जाएगी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी साथियों। इस प्रकार से ये किया गया। आप इमेज में देख सकते हो, ये अपने सिंधु नदी इस प्रकार से जा रही है, फिर अपने ये सतलज नदी जा रही है। यानी कि यहाँ पे कुछ अगर हिमालय का क्षेत्र आ जाता है, जो आप यहाँ पे भी अच्छी तरह से देख सकते हो। इस प्रकार से आया गया है। फिर ये सतलज नदी से लगा के काली नदी तक यहाँ पे भी हिमालय का क्षेत्र कुछ आया हुआ है, इस प्रकार से आया हुआ है। फिर यहाँ से काली से लगा के ताप्ती नदी तक यहाँ पे कुछ भाग आया हुआ है। फिर ताप्ती से लगा के ब्रह्मपुत्र तक यहाँ पे भी हिमालय का क्षेत्र आया है, जो इस प्रकार से नदियों के आधार पर पूछा गया है साथियों। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय को नदियों के आधार पर पूर्व से पश्चिम किस भागों में बांटा गया है, ये भी आपसे सीधा ही पूछा जाता है। अब यहाँ पे लिखा गया पूर्व, पूर्व में हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, फिर ताप्ती नदी, काली नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी। इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम में बांटा गया है और पश्चिम से पूर्व में बांटा गया है। यहाँ से आपके यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इनको क्या क्या नाम से जाना जाता है, और वहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हर एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले अपन इनको अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सतलज और सिंधु नदी के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। इसको कहते हैं कश्मीर हिमालय कहा जाता है। आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर हिमालय कहाँ पे स्थापित है। नदियों के नाम दिए जाएंगे। अब आपको क्या आंसर निकालना है, सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच में स्थापित वाला क्षेत्र है ना, उसे कहते हैं कश्मीर हिमालय कहा जाता है। ये आप देख भी सकते हो, ये रहा क्षेत्र, ये रहा सिंधु और ये रहा सतलज, और ये वाला बीच वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, कश्मीर हिमालय हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए कमायु हिमालय, तो ये अपने
सतलज नदी और काली नदी के बीच वाला क्षेत्र हो जाता है। जो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहे अपने सतलज नदी और ये काली नदी, और बीच वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कुमायूं हिमालय हो जाएगा। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन देखते हैं नेपाल हिमालय, और ये काली नदी और ताप्ती नदी के बीच में स्थापित हो जाएगा। ये रही काली नदी और ये ताप्ती, और ये रहा अपना नेपाल हिमालय रहा। और आखिरकार हो जाएगा आसाम हिमालय हो जाएगा, जो ताप्ती नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थापित हो जाएगा साथियों। यहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेसिक की क्वेश्चन है, जो आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए साथियों। अब अपन ओवरऑल देख लेते हैं। हिमालय को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण कौन सा भाग हो जाएगा? ट्रांस हिमालय, व्रत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये 4 भागों में बांटा गया है। फिर अपन देखते हैं पश्चिम से पूर्व अपने 4 भागों में बांटा गया है, जो नदियों के आधार पर बांटा गया है। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय, ये 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जो मैंने आपको साथ साथ में क्वेश्चन भी आपको बता दिए, आपके क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं साथियों। यकीन मानिए, जैसे आप जितना फोकस करोगे इस सिलेबस के ऊपर, वहां से आपके और भी ज्यादा क्वेश्चन निकलने वाले हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन कुछ और भी अपन देख लेते हैं। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना साथियों, और शेयर जरूर से जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। यकीन मानिए, बड़े शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, इतनी मेरी कोशिश रहती है। यदि 1-2 क्वेश्चन बाहर निकल गए, वो मेरी कोई गारंटी नहीं है साथियों, क्योंकि वो अपनी किस्मत के ऊपर निर्भर होता है साथियों। अब अपन सबसे पहले लेते हैं ट्रांसफर हिमालय के बारे में सब कुछ अपन देख लेते हैं। अब अपने हिमालय का विभाजन कर दिया है, उससे पढ़ने से पहले उसकी विशेषता के आधार पर अपन देख लेते हैं क्या क्या विशेषता हो जाएगी, कितनी प्राचीन है, कितनी नवीनतम है, क्या क्षेत्र पर हो जाएगा, क्या लंबाई चौड़े, सब कुछ अपन वगैरह देख लेते हैं। और वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट के ऊपर अपन बात करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख लेना, मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में सब कुछ आपको बता दूंगा। यकीन मानिए, मैं आपको बता दूंगा, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ऐसे अच्छी तरह से समझाऊंगा जो आपको साथ साथ में याद भी हो जाएगा साथियों। अब देखते हैं हिमालय पर्वत, और ये किसका भाग हो जाएगा? पहला ही आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये गोंडवाना लेन का भाग हो जाएगा साथियों। अब ये सर, ये गोंडवाना लेन क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छी सी स्टोरी है जो आपको अच्छी तरह से याद में होनी चाहिए। आप ये देख सकते हो, पहली इमेज देख रहे हो ना, यहाँ पे आप देखिए, ये रहा क्षेत्र हो गया, इस प्रकार से होता है ये अपने क्षेत्र, ये इस प्रकार से है। और ये क्या क्षेत्र हो जाएगा? पेंजिया हो जाएगा। और यहाँ पे चारों ओर पानी है, इस प्रकार से पानी है, और ये पैथालासा हो जाएगा। अब ये किसका चित्र है? ये अपने पृथ्वी के जब जन्म हुआ था उस समय का ये चित्र है साथियों, जो अपने छोटे से टापू में है ना, इस प्रकार से सारे महाद्वीप एक जगह पहले से इकट्ठा थे, जिसे क्या कहते हैं? पेंजिया कहा जाता है। और उसके और उसकी चारों तरफ जो पानी था ना, उसे कहते हैं पैथालासा कहा जाता है साथियों। और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये पेंजिया के इस प्रकार से 2 टुकड़े हो गए साथियों, ध्यान दीजिए, पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए। उत्तर वाला भाग हो जाएगा अंगारा लेन हो जाएगा, और नीचे वाला भाग हो जाएगा गोंडवाना लेन भाग हो जाएगा साथियों। आप ये देख सकते हो, ये अपने अंगारा लेन हो जाएगा और ये गोंडवाना लेन भाग हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे भी दरार आ गई, इस प्रकार से आ गई साथियों। और ये वाला कौन सा महाद्वीप बनेगा? ये उत्तर अमेरिका बन जाता है। अब आप यहाँ पे चीज नोट रखना, पहले क्या होता रहा? पेंजिया था, फिर उसके 2 भाग हो गए, अंगारा लेन और गोंडवाना लेन भाग हो गए, फिर उसके भी टुकड़े हो गए जो अपने महाद्वीप का रूप मिलते हैं साथियों। इस प्रकार से ये टुकड़े हुए हैं साथियों। अब देखते हैं यहाँ पे नीचे देखते हैं, दक्षिण की तरफ देख लेते हैं गोंडवाना लेन, और ये रहा अपने दक्षिण में। और यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे बीच में हो जाएगा तैतीस सागर हो जाएगा, जो अपने बिल्कुल दलदला भाग हो जाएगा, जो किसका अवशेष है? पैथालासा का अवशेष हो गया था साथियों। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो अफ्रीका, देख रहे हो अच्छी तरह से, यहाँ पे अपने भारत यहाँ पे टिका हुआ था, यानी कि बिल्कुल चिपका हुआ था, इस प्रकार से
चिपका हुआ था, फिर यहाँ से ये टूट गया, यानी कि बिल्कुल अलग हो गया। ये भी अपने किसके द्वारा होता है? पृथ्वी के नीचे जो परतें होती है ना, उसके द्वारा होता है। जो मैं आपको पृथ्वी की जितने भी आपके सिद्धांत है, परतें है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, सब कुछ मैं आपको करा दूंगा साथियों। जो मैं आपको आगे आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अफ्रीका से भारत अलग हुआ था साथियों, इस प्रकार से ये अलग हुआ था साथियों। यहाँ पे आप दूसरी मैप देख सकते हो, इस प्रकार से ये अलग हुआ था। फिर ये धीरे 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 करके ये एशिया से नीचे चिपक गया, इस प्रकार से ये चिपक गया साथियों। देख रहे हो, ये इस प्रकार से चिपक गया साथियों। और अगर बात की जाए भारत अपना किसका अवशेष हो जाएगा, तो अफ्रीका का हो जाएगा। और अफ्रीका किसका अवशेष हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से ये लाइन का पहला व्याख्या मिलती है साथियों। यहाँ से आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। मैं आपको दोबारा से आपको समझा देता हूँ। ये अपने पेंजिया हो जाएगा क्षेत्र, इस प्रकार से पेंजिया हो जाएगा। और इस प्रकार चारों तरफ जो पानी है ना, इसे कहते हैं पैथालासा कहा जाता है। और पेंजिया के दो भाग हो गए, उत्तर वाला भाग हो जाएगा अंगारा लैंड हो जाएगा, और निचले वाला गोंडवाना लेक भाग हो जाएगा। जितने भी उत्तर में जितने महाद्वीप है, जो सारे के सारे अपने है ना, वो अंगारा लैंड के भाग हो जाएंगे। जो दक्षिण में जितने भी अपने महाद्वीप है, जो सारे के सारे अपने गोंडवाना लैंड के भाग हो जाएंगे। अब ये गोंडवाना क्षेत्र यहाँ पे रह गया, और यहाँ पे भारत अपने अफ्रीका से चिपका हुआ था। फिर यहाँ से टूट के ये एशिया से लग गया, इस प्रकार से ये लग गया। आप दूसरी इमेज भी अच्छी तरह से देख सकते हो, इस तरह से ये चिपक गया। और ये इस प्रकार से आपको ये आज वर्तमान में दिखाई दे रहा है साथियों। और अपन बोल सकते हैं कि भारत अपना किसका भाग हो जाएगा, तो गोंडवाना क्षेत्र का भाग हो जाएगा, या अपने पेंजिया का हो जाएगा, या अपने अफ्रीका का हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये अफ्रीका से टूट के एशिया में चिपक गया था, यानी कि ये अफ्रीका का भाग मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे चीज ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा गया ट्रांस हिमालय, ये अपने अफ्रीका का भाग नहीं है, ये पहले से वहां पे मौजूद था। और जितने भी 3 हिमालय के विभाजन मिलते हैं, वहां पे ट्रांस हिमालय जो अफ्रीका का भाग नहीं था। फिर उसके अलावा वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये अपने अफ्रीका के भाग हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये रहा अपने ट्रांस हिमालय, इस प्रकार से रहा साथियों, ये पहले से यहाँ पे एशिया में मौजूद था। और फिर ये अपने हो गया वृहत हिमालय, फिर ये अपने लघु हिमालय हो गया, और फिर ये अपने शिवालिक हिमालय हो गया। और तीनों की तीनों ये पेटी है ना, ये सीधी घिसकती यहाँ तक इसके पास में चिपक गई है साथियों। और ये सारा का सारा और अपने हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला हो जाएगा साथियों। अब आपके क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन, भारत अपना किसका भाग हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा। भारत अपने किस महाद्वीप का हिस्सा हो जाएगा? तो अपने अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हो जाएगा। भारत अभी वर्तमान में कहाँ पे स्थापित हो जाएगा? तो एशिया में स्थापित हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए एशिया की दृष्टि से भारत कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, तो दक्षिण में स्थापित हो जाएगा साथियों। अगर बात की जाए हिमालय क्षेत्र का सबसे नवीनतम भाग कौन सा हो जाएगा, तो शिवालिक हिमालय हो जाएगा। और सबसे प्राचीनतम कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालय हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, तो ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यकीन मानिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जो बड़ी मेहनत के साथ मैंने तैयार की है, जो मैं आपको YouTube में सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं प्लेटें। जो अपने यूरोपीय प्लेटें हैं, उसे अपने भारत अपने टकराई थी साथियों। कैसे टकराई थी? जैसे मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे यूरोप हो जाएगा और यहाँ पे अपन एशिया हो जाएगा। इन दोनों की प्लेटें एक ही है साथियों, जिसे क्या कहते हैं? यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। और यहाँ पे अपने भारतीय प्लेटें धीरे धीरे करके उत्तर की ओर बढ़ रही थी साथियों। इन दोनों के टकराने के कारण ये अपना हिमालय प्रदेश बना है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्लेटें हो जाएगी? यूरोशियन प्लेटें और भारतीय प्लेटें के टकराने के कारण ये
हुआ था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हिमालय का निर्माण, और यह हुआ तैतीस सागर से हुआ है। अभी किस प्रकार से हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अपने हो गया पेंजिया हो गया, आप देख भी सकते हो ये पेंजिया हो गया, और इसकी चारों तरफ क्या हो जाएगा, ये अपने पैथालासा सागर हो जाए, बिल्कुल बड़ा सागर मिलता है। और यहाँ पे पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, यहाँ पे बीच में आप दरार देख रहे हो, यहाँ पे एक समुद्र आ गया जिसका नाम क्या था, तैतीस सागर मिलता है साथियों। अब भारत अपने अफ्रीका से अलग हो गया, जो इस प्रकार से उत्तर की तरफ जा रहा है साथियों। और यहाँ पे क्या बीच में क्या पानी है, और ये पानी और भूमि दोनों एक साथ मिक्सन होकर ये अपने हिमालय का निर्माण करती हैं साथियों। अब आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय किसका भाग हो जाएगा, तो अपने गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा। और ये किससे निर्माण हुआ है, तो तैतीस सागर से निर्माण हुआ है साथियों। ध्यान रखना, आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। किससे निर्माण हुआ है, तो तैतीस सागर से हुआ है। किसका भाग हो जाएगा, तो गोंडवाना लैंड का भाग हो जाए। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यकीनन आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हिमालय की नवीनतम मोड़दार पर्वतमाला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है साथियों। अब किस प्रकार से, क्योंकि जो ये अपने जो प्रक्रिया हुई है ना, ये अभी हाल ही फिलहाल हुई है साथियों। अब आप कहोगे कल परसों हुई है, नहीं, ये कल परसों नहीं हुई है, जो अपने समय से ये पहले हुई है, लेकिन अपने जितने भी अपने पर्वतमाला उसके ये बाद में हुई है साथियों। जैसे आपसे पूछा जाए भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए अरावली पर्वतमाला होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए नवीनतम पर्वतमाला, तो ये हिमालय पर्वतमाला होनी चाहिए साथियों। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, हिमालय, और प्राचीनतम अपने अरावली हो जाएगी साथियों। हर लाइन और हर क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है, इस कारण कह रहा हूँ साथ साथ में आप लिख लेना, या आप हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, या आप कुछ भी करो, आपको याद होना चाहिए। आपका कैसा भी करो, एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए। जो भी बोला हूँ वहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बड़ी व्याख्या के साथ और अच्छी तरह से आपको आराम से समझा रहा हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब लिखा गया है ये अवसादी चट्टानों का भाग हो जाएगा। अब ये अवसादी चट्टानें क्या होती है वो मैं आपको बताना हो। मैंने आपको कहा था कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये अपने तैतीस सागर से हुआ है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये प्रतिक्रिया क्या हो गई, जहां से ये टकराई थी ना, वहां से ये मलबा बाहर निकला है, यानी कि चट्टानों का छोटे मोटे टुकड़े होते हैं ना, उससे ये मिल के बना है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने मिल के बना है, जैसे अपन बोल सकते हैं अवसादी चट्टानें कहा जाता है, यानी कि अवशेष से बना है। जो अपने हिमालय क्षेत्र है ना, वो अपने छोटे मोटे टुकड़ों के अवशेष से बना है साथियों। इस कारण कहते हैं अवसादी चट्टानें कहा जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हिमालय की लंबाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा ही पूछा जाता है हिमालय की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2400 मीटर हो जाएगी। अब देखते हैं चौड़ाई। चौड़ाई यहाँ पे पश्चिम में हो जाएगी 500 मीटर हो जाएगी, और पूर्व में 120 से लगा के 150 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं ऊंचाई, और ऊंचाई हो जाएगी 6000 मीटर हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, 6000 मीटर हो जाएगी। लंबाई अपने 2400 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई अपने पश्चिम में 500 मीटर हो जाएगी, और पूर्व में 120 से लगा के 150 मीटर हो जाएगी साथियों। इसी के आधार पर आपसे कभी कभार पूछा जाता है। अब देखते हैं समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अब इनका मापन किसके आधार पर किया जाता है, चेन्नई के तट के आधार पर किया जाता है। और चेन्नई कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थापित हो जाएगा, और उसे कहते हैं सी लेवल कहा जाता है साथियों, ठीक है ना। यहाँ तक डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं हिमालय का पश्चिमतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। पश्चिमतम बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, इस प्रकार से देख रहे हो, यहाँ तक पश्चिमतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नंगा पर्वत हो जाएगा। और पूर्व बिंदु हो जाएगा नामचा पर्वत हो जाएगा, जो अपने अरुणाचल प्रदेश में स्थापित हो जाएगा। यानी कि हिमालय का पूर्व से लगा के पश्चिमी तक कौन सा बिंदु हो जाएगा, नंगा पर्वत से लगा के
नामचा प्रवर्तक हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आपके यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वाला पोर्शन आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो देखिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। यहाँ से आपके 10-12 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, और यहाँ से आपके 1-2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। यदि आपको अच्छा लगा है, यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूं और मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, शेयर आप जरूर से जरूर कर देना। और शेयर करने का अधिकार केवल आपके पास है, वो केवल आप ही कर सकते हो साथियों। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। और ये वाला पॉइंट अभी रह गया है साथियों, इनको अपन देख लेते हैं साथियों। इसका क्या मतलब होता है? सॉरी, ये वाला पॉइंट मैंने नहीं देखा है। यहाँ पे लिखा गया पूर्व से पश्चिमी की ओर दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से लगा कि पूर्व से पश्चिमी की ओर दुनिया की सबसे लंबी चोटी कौन सी हो जाएगी, पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी तो आपको आंसर देना एडिज पर्वतमाला देना है साथियों, जो कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में स्थापित है, जो अपने उत्तर से लगा के दक्षिण तक स्थापित है साथियों। जो अपने हिमालय पर्वतमाला है उससे भी काफी लंबी है साथियों, और इसी कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडिज पर्वतमाला हो जाएगी, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला हो जाएगी। अगर आपसे दिशा के आधार पर पूछा जाए कि पश्चिम से लगा के पूर्व तक सबसे लंबी चोटी कौन सी हो जाएगी या पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, तो अपनी हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, समझ में आ गया? ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूं साथियों, इतनी मेरी कोशिश रहती है साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब अपन क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफर हिमालय के बारे में देखेंगे साथियों, फिर उसके बाद में वृत हिमालय, फिर उसके बाद में महान हिमालय, फिर अपन शिवालिक हिमालय के बारे में अपन देख लेंगे, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। अब अपन देखते हैं विभाजन, जो मैंने आपको 2 भागों में बांटा गया था, उत्तर से दक्षिण और पूर्व में पश्चिम, इस प्रकार से बांटा था। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? उत्तर से दक्षिण में जितने भी हिमालय थे उसके बारे में एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। और सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये हमें ट्रांस हिमालय हो जाएगा। और ये भी अपने 4 भागों में बांटा गया। कौन से हो जाएंगे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हो जाएगा काराकोरम श्रेणी हो जाएगी, जो ये इस प्रकार से आप देख भी सकते हो, इस प्रकार से। फिर हो जाएगी लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, जो ये इस प्रकार से है। और फिर हो जाएगी जास्पर श्रेणी हो जाएगी, जो ये इस प्रकार से। और फिर ये अपने भारत से बाहर हो जाएगी, जिसे कहते हैं कैलाश श्रेणी कहा जाता है। यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। किसको? ट्रांस हिमालय को बांटा गया है। और इसे क्या कहते हैं? पारा हिमालय भी कहा जाता है। और ये मैं आपको कल वाले वीडियो में सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। आज का टॉपिक हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला। ये आज हमारे सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, किस किस प्रकार से इनकी ये टूटा था और कहां से ये जुड़ा था, एनीथिंग जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने आपको बता दिया था। और साथ साथ में विभाजन भी किया था, उत्तर से दक्षिण और पूर्व में पश्चिम, 2 भागों में किया था। और आज अपन पढ़ने वाले उत्तर से दक्षिण का विभाजन, जो 4 भागों में किया था। सबसे उत्तर में हो जाएगा ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय या वृहत हिमालय हो जाएगा, फिर उसके बाद में लघु हिमालय, और दक्षिण में हो जाएगा शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ये 4 भागों में विभाजित किया था। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके विशेषता के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लग जाए और यदि आपके लिए फायदेमंद रह जाए, तब आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर भी कर देना और चैनल को जरूर से जरूर शेयर भी कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में जाना पड़ेगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे जाना पड़ेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों।
जो भी मैं आपको बताता हूँ वहां से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यदि आपको भूगोल में अच्छी तरह से पकड़ बनानी है तब आपको मैप और स्थान और क्या क्या विशेषता है उसके आधार पर आपको सारी कुछ जानकारी होने चाहिए, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। सबसे पहले अपन देख लेते हैं ट्रांस हिमालय, और इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था साथियों। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सब कुछ बता दिया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, वो कहां से टूटा था, कहां पे जुड़ा था, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। और ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं हो जाएगा साथियों, वेरी इंपोर्टेंट है। ये अपने अफ्रीका महाद्वीप है ना, उसका ये हिस्सा नहीं हो जाएगा। और इसके अलावा 3 अपने विभाजन मिलते हैं, जैसे शिवालिक, लघु और महान हिमालय, ये अपने अफ्रीका महाद्वीप के हिस्से हो जाएंगे। लेकिन ये जो अपने ट्रांस हिमालय है ना, ये अपने अफ्रीका महाद्वीप का किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं था, ये अपने एशिया का हिस्सा हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट है, ये मूलतः अपने एशिया का हिस्सा हो जाएगा। और ये 3, इसके अलावा 3 जो पर्वतमाला है जो अपने इससे टकराई थी, इस कारण ये चारों के चारों अपने हिमालय पर्वतमाला कहलाती है साथियों। और इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेसिक नहीं, जो डीप के आधार पर आपसे सीधा ही पूछा जाता है। और अपन बोल सकते हैं ये मूलतः अपने हिमालय का भाग नहीं हो जाएगा साथियों। और ये किसका भाग हो जाएगा? ये अपने तिब्बत के पठार का भाग हो जाएगा साथियों। और इसे क्या कहते हैं? एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, तिब्बत के पठार को कहा जाता है एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और उसका भाग कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालय हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है साथियों। और ये वाला मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सब कुछ एक एक पॉइंट के आधार पर समझाया था और मैप के आधार पर सब कुछ आपको बता दिया था। यकीनन आपको वहां के अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा साथियों। अब देखते हैं ट्रांस हिमालय का विभाजन, जो मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है, लेकिन ये 4 भागों में भी मिलता है साथियों, जो मैं आपको चारों को चारों भाग अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। और इसकी विशेषता के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि बात की जाए, मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला हो जाएगा। अब ये कहां पे है? ये आप देख सकते हो, ये सबसे उत्तर में स्থাपित है, ये रहा, ये अपने काराकोरम हो जाएगा साथियों। और आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला की सबसे उच्चतम पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? तो काराकोरम हो जाएगी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा लद्दाख श्रेणी हो जाएगी। जस्ट इसके काराकोरम के दक्षिण में स्थापित हो जाएगी लद्दाख श्रेणी हो जाएगी। फिर तीसरी हो जाएगी जास्पर श्रेणी हो जाएगी साथियों। ध्यान रखना, आपको तीनों के तीनों क्रम अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। पहला काराकोरम, फिर उसके बाद में लद्दाख, फिर उसके बाद में जास्पर श्रेणी। ये मुख्य रूप से अपने ट्रांस हिमालय की भाग हो जाएंगे जो भारत में स्थापित है साथियों। एक अपने चौथा भी भाग मिलता है जो अपने भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपने ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो जाएगा और उसे कहते हैं कैलाश श्रेणी कहा जाता है। ये आप देख सकते हो, ये अपने कैलाश श्रेणी हो जाएगी साथियों, जो अपने ट्रांस हिमालय का भाग मिलता है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है साथियों। यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। अगर बात की जाए अब आपसे यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो काराकोरम हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना, जास्पर श्रेणी हो जाएगा साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय का पूर्वतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो कैलाश श्रेणी हो जाएगा साथियों। यहां से आपके 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्रम के हिसाब से और एक दिशा के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन एक एक करके इन चारों भागों की विशेषता के आधार पर अपन देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां तक आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में जाना पड़ेगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आपको नोट्स चाहिए ना, तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपके इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के भी नोट्स आपको
मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब देखते हैं काराकोरम श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। पहले अपन इसको अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं। और ये रही अपने काराकोरम श्रेणी जो अपने उत्तर में स्थापित हो जाएगी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, उत्तर में स्थापित हो जाएगी साथियों। इसकी विशेषता के आधार पर अपन सब कुछ अपन देख लेते हैं। और इसे एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एशिया की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, तिब्बत के पठार को कहा जाता है। और तिब्बत का पठार का भाग कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हिमालय हो जाएगा। और उसका भाग कौन सा हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी हो जाएगा साथियों। तो ये क्या हो जाएगा, एशिया की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, काराकोरम को कहा जाता है, या ट्रांस हिमालय को कहा जाता है, या तिब्बत की पठार को कहा जाता है। किसी भी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप जरूर से जरूर माइंड को खुला रखना, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और यहां पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी, जिसे कहते हैं गॉडविल ऑस्टिन कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है, काराकोरम श्रेणी है, वहां पे K2 एक पर्वतमाला है जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। और ये अपने विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। पहली कौन सी हो जाएगी, ये अपने हो जाएगी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। और दूसरी अपनी होती है K2 होती है। और तीसरी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, आपसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं इनकी ऊंचाई, तो इनकी ऊंचाई हो जाएगी 46 से 11 मीटर हो जाएगी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं ये कहां पे स्थापित है, ये लद्दाख के पीओके के भाग में स्थापित है साथियों। अब ये पीओके भाग सर क्या होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये अपने ऊपर वाला भाग हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, और नीचे अपने जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये अपने दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश मिलते हैं साथियों। और ये आप देख रहे हो, ये अपने ग्रीन कलर वाला, ये अपने मुख्य रूप से भूमि तो अपने भारत की हो जाएगी, लेकिन ये अपने सारा का सारा अंडर किसके पास में होता है, पाकिस्तान के पास में हुआ है साथियों। इसी के कारण अपन बोल सकते हैं यहाँ की जमीन किसकी है, भारत की है, लेकिन यहाँ पे अधिकार कौन करके बैठा है, पाकिस्तान करके बैठा है साथियों। और उसी प्रकार अपने यहाँ पे आप देख सकते हो, रेड कलर में आप देख सकते हो, ये अपने हो जाएगा भारत की भूमि हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अधिकार कौन करके बैठा है, चाइना करके बैठा है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, यहाँ पे अपने पाकिस्तान करके बैठा है और यहाँ पे अपने चाइना करके बैठा है साथियों। इसी प्रकार से करके बैठा है। और यहाँ पे अपने चोटी हो जाए गॉडविल ऑस्टिन चोटी हो जाएगी, जो मुख्य रूप से कहां पे स्थापित है, पीओके में स्थापित है। जमीन किसकी हो जाएगी, भारत की हो जाएगी, लेकिन इस पर अधिकार कौन करके बैठा है, पाकिस्तान करके बैठा है साथियों। और यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि K2 कहां पे स्थापित हो जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लद्दाख हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन दिया जाता है पीओके में है साथियों। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीओके हो जाएगा साथियों। यदि पीओके नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। इस कारण अपन बोल सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट। और यहां से भी आपके दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं साथियों। जैसा कि यहां पे लिखा गया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी। और इसका मतलब यह होता है कि भारत की जमीन है, लेकिन इस पर अधिकार कौन करके बैठा है, पाकिस्तान करके बैठा है। इसी के कारण पर बोलते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो कंचनजंगा हो जाएगी साथियों। ध्यान रखना, कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी, जो कहां पे है, सिक्किम में स्थापित है। और वो अपने भारत का भूमि भी मिलती है, और वहां पे अधिकार किसका है, भारत देश का मिलता है। लेकिन K2 में अधिकार किसका मिलता है, पाकिस्तान का मिलता है। इसी के आधार पर आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो K2 हो जाएगी साथियों, जो अपने विश्व की सबसे दूसरी चोटी हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है
भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो कंचनजंगा हो जाएगी, जो विश्व की सबसे तीसरी चोटी हो जाएगी साथियों। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में बार बार इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए साथियों, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तब आपके अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर कर देना साथियों। अब देखते हैं हिमनद। आखिर ये हिमनद क्या होता है? हिमनद उसे कहते हैं जो बड़े बड़े पर्वत है ना, वहां पे बर्फ होती है और वहां पे वो पानी पिघलने लगता है, और वहां पे जो बर्फ होती है उसको सारो सारो हिमनद कहा जाता है, और वहां से जो पानी निकलता है उसे कहते हैं नदी कहा और उसे नदी कहा जाता है साथियों। और ये यहाँ पे मुख्य रूप से 4 हिमनद मिलते हैं, जो सबसे प्रमुख हो जाएगा सियाचिन हिमनद हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, केटू हो गया और सियाचिन ग्लेशियर, ये अपने दोनों के दोनों अपने काराकोरम श्रेणी में स्थापित है साथियों, जो आपसे सीधा ही पूछा जाता है, जो आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो अपने ये सियाचिन ग्लेशियर है ना, इस पर अधिकार अपने किसका? भारत देश का अधिकार है साथियों। जो कहां पे है? जो ये अपने यहाँ पे स्थापित है साथियों। ये आप देख सकते हो, बीच में ये थोड़ी सी जगह देख रहे हो, यहाँ पे अपने सियाचिन ग्लेशियर है, लेकिन केटू कहां पे है? यहाँ पे स्थापित है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है साथियों। और इस सियाचिन ग्लेशियर के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कहां पे है? काराकोरम श्रेणी में स्थापित है, जो विश्व का सबसे उच्चतम युद्ध स्थिति वाला भाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सियाचिन हो जाएगा। और वहां पे अपने भारत देश के जितने भी अपने सैनिक है ना, वहां पे अपने ड्यूटी या कार्य करते हैं साथियों। और वहां पे इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, कहा जाता है -33 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, ये आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर की विशेषतापन देख लेते हैं। यहां से एक नदी निकलती है और उसे कहते हैं निम्रा घाटी नदी कहा जाता है, और उसे घाटी भी कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है, सीधा ही पूछा जाता है निम्रा घाटी कहां से निकलती है, कहां पे स्थापित हो जाएगी? तो सियाचिन ग्लेशियर पर स्थापित हो जाएगी। और सियाचिन खुद कहां पे स्थापित हो जाएगा? तो काराकोरम श्रेणी में स्थापित हो जाएगा। और काराकोरम किसका भाग हो जाएगा? ट्रांस हिमालय का भाग हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको 0 से आपको सुपर तक आपको सब कुछ करा रहा हूं। यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं, ये अपने विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भाग हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। और ये वाला भाग है ना, जो अपने चाइना लेना चाह रहा है और पाकिस्तान भी लेना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे अधिकार किसका? अपने भारत देश का अधिकार है। और यहाँ पे अपने जवान सारे के सारे यहाँ पे कार्य करते हैं साथियों, जो वेरी इंपोर्टेंट है साथियों। अब देखते हैं भारत ने इसे कब अपने अधिकार में लिया था। और यह लिया था 1984 में एक ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा, ये पाकिस्तान के द्वारा ये छीन लिया गया था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित हो जाएगा? ये अपने सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित हो जाएगा, जो अपने पाकिस्तान के द्वारा ये छीना गया था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब देखते हैं इसके अलावा 3 और कौन से हिमनद है जो अपने ये पड़े सामने आपके सामने। ये आपसे कभी कभार ही पूछा जाता है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। और अन्य भी अपने हिमनद मिलते हैं, जो आप ये देख सकते हो साथियों। ये आप चाहो तो याद रख सकते हो, चाहो तो आप नहीं भी याद रख सकते हो। आपको केवल सियाचिन ग्लेशियर के बारे में याद रखना है साथियों। और यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि डाउट है तब आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, सर मेरे को ये डाउट है। मैं आपको तुरंत या कुछ दिनों के बाद मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, जहां से आपके डाउट भी क्लियर हो जाएगा और अपने एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेगा साथियों। यदि दोस्तों मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर से जरूर कर देना। मैं आपको इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के सारे नोट्स मैंने आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आपको ये आप जो स्क्रीन में देख रहे हो, ये अपने सारे के सारे आपको PDF चाहिए, तब आपको टेलीग्राम में जाना पड़ेगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों।
अब चलते हैं आगे। अब अपन देखते हैं लद्दाख श्रेणी के बारे में अपन देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको काराकोरम श्रेणी अच्छी तरह से बता दिया था, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं लद्दाख श्रेणी, और ये कहाँ पे है, ये रही अपने देख सकते हो, ये अपनी लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, जो ये इस प्रकार से है। उत्तर में हो जाएगी काराकोरम और दक्षिण में हो जाएगी लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, जो अपने ये यहाँ पे ये बीच में स्थापित होती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इनकी हाइट, और इनकी हाइट हो जाएगी 6000 मीटर हो जाएगी, जो आपसे नहीं पूछा जाता है। और यहाँ पे सबसे ऊंची ढलान वाली चोटी है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जो अपने यहाँ पे इस प्रकार से ये एक चोटी है साथियों, जो अपने विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी मिलती है साथियों, और उसका नाम क्या हो जाएगा, रोक पोशी चोटी हो जाएगा, जो किसका भाग हो जाएगा, लद्दाख श्रेणी का भाग हो जाएगा साथियों। जो आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी कौन सी हो जाएगी, कहाँ पे स्थापित है, क्या नाम है, और ये क्या क्या इसकी विशेषता है, इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। अब देखते हैं लद्दाख श्रेणी और जास्पर श्रेणी, इन दोनों को ये विभाजित करती है सिंधु नदी करती है, जो ये इस प्रकार से करती है। पहले अपन पेन चेंज कर लेते हैं। आप ये देख रहे हो, ये अपने हो जाएगी लद्दाख श्रेणी हो गई, और ये जास्पर श्रेणी हो गई, और यहाँ पे ये बीच में अपने सिंधु नदी निकलती है साथियों। और जैसा कि मैंने आपको सिंधु सभ्यता के बारे में सब कुछ आपको बता दिया था, ऑल हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है वो भी मैंने आपको करवा दिया है, आप जरूर से जरूर देख लेना। और यहाँ पे अपने सिंधु नदी निकलती है, इस प्रकार से निकलती है, जो मैं आपको आगे चल के जितनी भी भारत की नदियां हैं सब कुछ एनीथिंग आपको करा दूंगा साथियों। यकीन मानिए ऐसा कंटेंट आपको बनाऊंगा जहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा साथियों। और यहाँ पे आपकी ये सिंधु नदी निकलती है, जो अपने लद्दाख श्रेणी और जास्पर श्रेणी दो भागों को अलग विभाजित कर देती है साथियों। और लद्दाख श्रेणी के जस्ट पास में स्थापित है लेह शहर स्थापित है साथियों, जो किसकी राजधानी हो जाएगी, लद्दाख की राजधानी हो जाएगी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, अगर आपसे भाग पूछा जाए तो दाएं भाग में स्थापित होती है साथियों, ठीक है ना। यहां तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर बात की जाए लेह शहर, जो अपने भारत में सबसे कम बरसात वाला क्षेत्र होता है साथियों, वेरी इंपोर्टेंट है, सबसे कम बरसात वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो लेह हो जाएगा, जो किसकी राजधानी हो जाएगी, लद्दाख की राजधानी हो जाती है। अब देखते हैं पठार, और यहां पे पठार हो जाएगा, लद्दाख का पठार हो जाएगा साथियों। सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लद्दाख पठार किसका हिस्सा हो जाएगा, तो ट्रांस हिमालय का भाग हो जाएगा। और यहाँ पे शीत मरुस्थल भी पाया जाता है, और ये मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। पहला शीत, जो चारों तरफ से बर्फ होती है, उसे कहते हैं शीत मरुस्थल कहा जाता है। एक होता है गर्म मरुस्थल, जो चारों तरफ से दोहरे दोहरे पाए जाते हैं, रेत की टीले पाए जाते हैं, उसे कहते हैं गर्म मरुस्थल कहा जाता है, जो विश्व में दो प्रकार के पाए जाते हैं, और भारत में दो प्रकार के पाए जाते हैं। शीत मरुस्थल अपने यहाँ पे उत्तर में पाया जाता है, और गर्म मरुस्थल जिसे कहते हैं भारत में कहा जाता है थार का मरुस्थल कहा जाता है, जो अपने भारत और पाकिस्तान में यहाँ पे ये स्थापित है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट, और दोनों के दोनों जगह पर किसी भी प्रकार की कोई मरुस्थल नहीं होती है साथियों। अगर बात की जाए यहाँ पे ये थार के मरुस्थल, यहाँ की क्या क्या विशेषता है, ये मैं आपको आगे चल के सब कुछ आपको बता दूंगा, और मैं वहां का ही निवासी हूं साथियों। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं ये भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा, ये लद्दाख का पठार हो जाएगा साथियों। आपसे सीधा ही पूछा जाता है भारत का उच्चतम पठार कौन सा हो जाएगा, तो लद्दाख का पठार हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं लद्दाख श्रेणी में कौन से अपने दर्रे पाए जाते हैं। अब ये दर्रे क्या होते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे ये अपने दो परत हो जाएंगे, यहाँ पे बीच में जो संकरित रास्ता निकलता है, जहां पे आने जाने का माध्यम मिलता है, और वहां से जो अपने नदी निकलती है, और ये भाग होता है ना, इसे कहते हैं दर्रा कहा
जाता है साथियों। जो मैं आपको भारत की जितनी भी दरें हैं, पर्वत है, सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। अब देखते हैं लद्दाख श्रेणी में कौन सी दरें हो जाएंगी साथियों। पहला हो जाएगा खातूरा दर्रा हो जाएगा, तो सीधा सीधा ही पूछा जाता है। और दूसरा हो जाएगा चांगला दर्रा हो जाएगा साथियों, और ये कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है साथियों। ठीक है ना, यहां तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और लद्दाख श्रेणी के आधार पर आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना। अब देखते हैं जास्पर श्रेणी। अब इसकी विशेषता अपन देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी विशेषता यही है कि ये लद्दाख श्रेणी और पीर पंजाल के बीच में स्थापित है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। जो अपने कहां पे है? पीर पंजाल और लद्दाख श्रेणी के बीच में स्थापित वाला भाग कौन सा हो जाएगा? जास्पर पर्वतमाला हो जाएगा साथियों, जो अपने ट्रांस हिमालय का दक्षिणतम भाग हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। ट्रांस हिमालय का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो अपने काराकोरम श्रेणी हो जाएगा। दक्षिण का भाग कौन सा हो जाएगा? तो जास्पर श्रेणी हो जाएगा। पूर्व वाला भाग कौन सा हो जाएगा? तो कैलाश श्रेणी हो जाएगी साथियों। यहीं से आपके यही छोटे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कैलाश पर्वतमाला के बारे में अपन देख लेते हैं। और ये कहां पे है? ये तिब्बत में स्थापित, यानी कि ये यहां पे, ये आप देख सकते हो, यहां पे ये स्थापित है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। जो अपने ट्रांस हिमालय का पूर्व का भाग हो जाएगा साथियों। आप देख सकते हो ये पूर्व में स्थापित है, इस कारण पर बोल सकते हैं ये ट्रांस हिमालय का पूर्व का भाग हो जाएगा। और ये हो गया ट्रांस हिमालय के बारे में 4 विभाजन हुए थे, जो मैंने आपको अच्छी तरह से आपको बता दिया। यहां तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि डाउट है तब आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो साथियों। यदि आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी आप कर भी सकते हो। और दोस्तों 10 या 12 लोगों को जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना। ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय हो गया साथियों। अब 3 और बचे हिमालय, जो मैं आपको एक एक करके सारे आपकी विशेषता के आधार पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको एनीथिंग आपको करा दूंगा। और साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा, जहां से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और साथ साथ में अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आपको इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के नोट चाहिए तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज करके डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों। हेलो दोस्तों, आज अपना टॉपिक हो जाएगा ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय। ये आज अपना टॉपिक हो जाएगा। और ये अपने हिमालय प्रदेश का ये अपने तीसरा वीडियो हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो अच्छी तरह से आपको करवाया था। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिर ये हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, कौन से सिद्धांत के आधार पर हुआ था। एनीथिंग जो भी आपकी डाउट है वो अपने पहले वाले वीडियो में कवर हो जाएंगे। और दूसरे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रांसफर हिमालय के बारे में सब कुछ आपको बता दिया था। और वहां से आपके ज्यादातर क्वेश्चन विशेषता के आधार पर पूछे जाते हैं और वहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज अपने ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ने वाले ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय के बारे में सब कुछ आज अपन पढ़ने वाले हैं साथियों। और यहाँ से आपके ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? चोटियों के आधार पर पूछे जाते हैं, जो मैं आपको सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत आपको यदि थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए, थोड़ी सी भी यानी थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। सब कुछ आप कर भी सकते हो। यदि चाहो तो छोटा सा कमेंट भी आप कर सकते हो। यदि दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी साथियों। यदि आपको नोट्स चाहिए तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री दोनों के आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर भी डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं ग्रेट हिमालय के बारे में, सब कुछ अपन पढ़ लेते हैं। आखिर इसे ग्रेट हिमालय क्यों कहा जाता है, सब कुछ अपन पढ़ लेते हैं साथियों। सबसे पहले देखते हैं इसका विस्तार। आखिर इसका विस्तार कहाँ से लगा के कहाँ तक मिलता है। और इसका विस्तार मिलता है यहाँ पे अब एक छोटी सी नदी निकलती है, सिंधु नदी। वास्तव में छोटी नहीं है, काफी बड़ी नदी है।
और यहाँ पे सिंधु नदी इस प्रकार से निकलती है और यहाँ से लगा के और यहाँ तक एक आती नदी चाइना से होती हुई ब्रह्मपुत्र यहाँ से होती हुई आती है साथियों, जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। यहाँ से लगा के यहाँ तक इसका विस्तार मिलता है, ग्रेट हिमालय का मिलता है। ये हो गया नदियों के आधार पर। अब देखते हैं चोटियों के आधार पर, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक चोटी मिलती है, नंगा पर्वत मिलती है, और अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, नामचा पर्वत मिलती है। यहाँ से लगा के यहाँ तक ये अपने चोटियों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है साथियों। यदि आपसे कुछ भी पूछा भी जा सकता है, यदि आपसे पूछा जाए नदियों के आधार पर, तो अपने सिंधु नदी से लगा के ब्रह्मपुत्र नदी तक किसका विस्तार मिलता है, तो ग्रेट हिमालय का मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए नामचा पर्वत से लगा के नंगा पर्वत तक किसका विस्तार मिलता है, तो ग्रेट हिमालय का मिलता है साथियों। और आपसे ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि ग्रेट हिमालय का पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो ये अपने सिंधु नदी हो जाएगा और अपने नंगा पर्वत हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। और यदि आपसे पूर्व वाला पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी और नामचा पर्वत हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए साथियों। अब देखते हैं इनकी कुल लंबाई, आखिर इनकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है। तो ये अपने यहाँ से लगा के यहाँ तक अपने विस्तार मिलता है 2500 किलोमीटर मिलता है साथियों, जो अपने सीधी सीधी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भाग अपने म्यांमार में भी चला जाता है साथियों, और कुछ अपने भाग अपने अंडमान निकोबार में भी चला जाता है साथियों, ठीक है ना। ये अपने हो गई इनकी कुल लंबाई हो गई। अब देखते हैं भारत में कुल लंबाई, तो भारत में हो जाएगी 2400 किलोमीटर हो जाएगी, जो अपने यहाँ से लगा के यहाँ तक अपने होती है 2400 किलोमीटर हो जाती है साथियों। ये आपसे कभी कभार पूछा भी जाता है साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं ऊंचाई, आखिर इनकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी साथियों। आखिर इसी ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जो सर्वाधिक चोटियां यहीं पे मिलती है, और यह ऊंचाई हो जाएगी 6100 किलोमीटर हो जाएगी साथियों, 6100 मीटर हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। ये आप जरूर से जरूर फैक्ट जरूर से जरूर याद रख देना। अब देखते हैं पूर्व में देशांतर, यानी कि पूर्व में इनकी चौड़ाई कितनी हो जाती है। ये भी आपसे चौड़ाई के आधार पर पूछा जाता है, और ये पूर्व वाला भाग क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जो अपनी कितनी हो जाती है 150 मीटर हो जाती है, ठीक है ना। पूर्व में कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और पश्चिमी में कितना हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा साथियों, यानी कि यहाँ पे सर्वाधिक ज़्यादा चौड़ाई होती है साथियों, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए ग्रेट हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पे है, तो अपने पश्चिमी वाले क्षेत्र में मिलती है साथियों, और यदि कमी पूछी जाए तो अपने पूर्व भाग में मिलती है साथियों। ये आप जरूर से जरूर नोट रखना, चौड़ाई कहाँ पे सर्वाधिक कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ से भी आपके फेट के आधार पर पूछे जाते हैं। यदि आपके ऊंचाई के आधार पर पूछा जाए तो ऊंचाई कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, पूर्व वाले भाग में हो जाती है, जो अपने ये नेक्स्ट लाइन आपसे यही कहनी चाह रही है कि पूर्व में अधिक अपने ऊंचाई हो जाती है और पश्चिमी में सर्वाधिक कमी भी हो जाती है साथियों। और चौड़ाई सर्वाधिक कहाँ है, पश्चिमी में है, और ऊंचाई सर्वाधिक कहाँ है, पूर्व में स्थापित है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, जो कहाँ पे है, ग्रेट हिमालय में स्थापित है। इस कारण तो कहा जाता है ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सब कुछ कहा जाता है, और ये सारे के सारे इसके उपनाम हो जाएंगे, जो आपको याद भी रखना पड़ेगा साथियों। अब देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पे है, कितनी है, सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों। यदि अच्छा लग जाए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर से जरूर कर देना। मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब कुछ आपको करा दूंगा, वो भी मैं आपको यूट्यूब में करा दूंगा साथियों। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, यदि आपको नोट्स चाहिए तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर भी डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों, ठीक है ना। अब इनको पहले अपन क्लीन कर देते हैं, क्योंकि साफ सफाई मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है साथियों। ये हो गया क्लीन। अब देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। सभी को पता है माउंट एवरेस्ट हो जाती है, जो ये कहाँ पे है, नेपाल में स्थापित है, और इनकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8848 मीटर हो जाएगी, जो अपने ये
यहाँ पे मिलती है साथियों। फिर उसके बाद में होती है K2 हो जाएगी, जो अपने कहाँ पे, लद्दाख में है। और लद्दाख में कहाँ पे है, POK के क्षेत्र में स्थित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, POK क्षेत्र में स्थित है। अब ये सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये सारा का सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। यानी पाकिस्तान के अंदर तो ये चोटी मिलती है साथियों। और यहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, तो यह होती है K2 हो जाती है साथियों। ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी। जो अपनी भूमि किसकी है, ये अपने भारत की है, लेकिन अधिकार कौन करके बैठा है, पाकिस्तान करके बैठा है साथियों। इस कारण कहा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी। अब भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी, जो कहाँ पे, सिक्किम में स्थापित है साथियों। ये आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये में और की का मतलब यही होता है कि अंडर कौन सी है और बाहर कौन सी है साथियों। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। जैसे ये अपने हो जाएगी चोटी कंचनजंगा हो जाएगी, जो अपने कहाँ पे, सिक्किम में स्थापित है। जो अपनी भूमि किसकी हो जाएगी, भारत देश की हो जाएगी। और अधिकार किसका मिलता है, भारत देश का मिलता है। इस कारण कहा जाता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो अपने कंचनजंगा हो जाएगी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो अपने K2 हो जाएगी साथियों। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। सबसे बड़ी चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, जो कहाँ पे है, नेपाल में है। फिर दूसरी हो जाएगी अपने K2 हो जाएगी, जो अपने लद्दाख में है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और तीसरी हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी, जो कहाँ पे, सिक्किम में है, जो अपने विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जो भारत में सबसे ऊंची चोटी हो जाती है साथियों। इस चोटियों के आधार पर आपको जरूर से जरूर याद होना चाहिए साथियों, ठीक है ना। अब अपन कुछ और भी अपन चोटियां देख लेते हैं। जैसे हो जाएगी मेकालू, जो कहाँ पे, नेपाल में, जो अपने यहाँ पे ये स्थापित है, जो विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है साथियों। अब देखते हैं धौलागिरा, ये कहाँ पे, ये भी अपने नेपाल में स्थापित है, यहाँ पे ये स्थापित है साथियों। और छठी हो जाएगी मानासालू, और ये कहाँ पे, ये भी अपने नेपाल में स्थापित है साथियों। और सातवीं हो जाएगी नंगा पर्वत हो जाएगी, जो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थापित है साथियों। और आपसे ये भी आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे तीसरी ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, बताइए कौन सी हो जाएगी। यही हो जाती है नंगा पर्वत हो जाती है साथियों। पहली कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी। फिर उसके बाद में कंचनजंगा हो जाएगी। फिर उसके बाद में सीधी यही तो आती है, नंगा पर्वत आ जाती है। इस कारण अपन बोल सकते हैं कि भारत की सबसे तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, नंगा पर्वत हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आपको स्थान जरूर से जरूर याद में रखना है साथियों। ये भी आपसे सीधा ही पूछा जा सकता है कि नेपाल की सबसे दूसरी चोटी कौन सी हो जाएगी, तो मेकालू हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको जरूर से जरूर कॉन्सेप्ट और मैप अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। फिर भूगोल आपको उंगलियों में जरूर याद हो जाएगी साथियों, ठीक है। अब देखते हैं आठवीं सबसे ऊंची चोटी। अब देखते हैं आठवीं सबसे ऊंची चोटी, यह हो जाएगी अन्नपूर्णा हो जाएगी साथियों, जो कहाँ पे है, ये भी अपने नेपाल में मिलती है। और नौवीं हो जाएगी नंदा देवी हो जाएगी, जो कहाँ पे है, यूके में है, यानी उत्तराखंड में स्थापित है साथियों। और ये अपने भारत की सबसे चौथी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। और आखिरकार हो जाएगी नामचा पर्वत हो जाएगी, जो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है साथियों। ये अपने सारे के सारी विश्व की सबसे ऊंची चोटियां है साथियों। और यहाँ से आपकी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। यहाँ से आपके स्थान के आधार पर पूछा जाता है, यहाँ पे आपके उनकी चोटी की कितनी लंबाई है उसके आधार पर पूछा जाता है। और यहाँ पे आपके क्रम के अनुसार कोई भी पूछा जा सकता है, कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है, सब कुछ आपसे पूछा भी जा सकता है। और आपसे सीधा ही पूछा जा सकता है नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, क्या क्या विशेषता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं साथियों। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं
रहना चाहिए साथियों। ठीक है ना। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है तब आप कमेंट्स बॉक्स में लिख भी सकते हो, सर मेरे को ये डाउट है, मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में वो भी आपको सोल्व करवा दूंगा साथियों। ठीक है ना। अब देखते हैं पश्चिम से लगा के पूरे तक चोटियों का क्रम अपन देख लेते हैं। ये भी आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है। ये हो गई आपके ऊंचाई के आधार पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियां। अब देखते हैं पश्चिमी से लगा के पूर्व तक इनका क्रम अपन देख लेते हैं। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है साथियों, जो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात की जाए ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है और ये अपने ज़्यादातर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर मात खा लेते हैं और ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं साथियों। पहले अपन इनको क्लीन कर देते हैं। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, इस कारण इनका ग्रो होना बाकी है। तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जरूर से जरूर आप शेयर भी कर देना। अब देखते हैं पश्चिमी से लगा के ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा और ये अपने पूर्व वाला क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ से अपने क्रम देखते हैं सबसे क्रम कौन सा हो जाएगा साथियों, और आपके क्रम के आधार पर पूछे भी जाते हैं। पहला हो जाएगा K2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपने K2 हो जाएगा जो कहाँ पे लद्दाख में स्थापित है। फिर हो जाएगा नंगा पर्वत हो जाएगा जो अपने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्थापित है साथियों। ठीक है ना। आप क्रम जरूर से जरूर याद रखना, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ऐसे भी आपके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और तीसरा हो जाएगा नंदा देवी हो जाएगा जो कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में स्थापित है साथियों। ठीक है ना। फिर उसके बाद में हो जाएगी धौलागिरी हो जाएगा जो कहाँ पे है, ये अपने नेपाल में स्थापित है, इस जगह पर स्थापित है। फिर उसके बाद में अन्नपूर्णा हो जाएगी जो अपने यहाँ पे नेपाल में स्थापित है। फिर उसके बाद में मानासालू हो जाएगी, वो भी अपने नेपाल में स्थापित है। फिर उसके बाद में माउंट एवरेस्ट हो जाएगा जो अपने यहाँ पे स्थापित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है साथियों। अब देखते हैं आठवां हो जाएंगे मेकालू हो जाएगी जो जस्ट इसके पास में स्थापित है साथियों। फिर उसके बाद में हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी जो कहाँ पे, सिक्किम में स्थापित है। और आखिरकार हो जाएगी नामचा पर्वत हो जाएगी जो अपने अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है। ये हो गया अपने पूर्व से लगा के पश्चिमी तक या पश्चिमी से लगा के पूर्व तक इनका विस्तार हो गया साथियों। अब आपके क्वेश्चन कुछ भी पूछा भी जा सकता है। यदि आपसे पूछा जाए पश्चिमी से लगा के पूर्व सा सही क्रम लिखिए तो ये आपके सामने पड़ा, सब कुछ आप याद रख सकते हो। और ज़्यादातर आपके 10 ही चोटियों के आधार पर पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको सब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। यदि आपसे पश्चिमी से आपसे पूर्व वाला पूछ लिया गया, यदि आपसे पूर्व से आपसे पश्चिमी वाला पूछ भी गया तो ये आपके सामने पड़ा है साथियों, जो आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो साथियों। यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ग्रेट हिमालय के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके चोटियों के आधार पर पूछे जाते हैं साथियों। ऐसा मेरा अनुभव है और आप पेपर भी उठा भी देख सकते हो, ज़्यादातर आपके चोटियों के आधार पर पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना। डाउट नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में अपन देख लेते हैं। पहले अपने सबसे ऊंची चोटियां देख ली, अब अपन चोटियों की विशेषता देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और ग्रेट हिमालय से ज़्यादातर आपके चोटियों के आधार पर पूछा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ये सभी लोगों को पता है, नेपाल में स्थापित हो जाता है। अब देखते हैं इनकी ऊंचाई, आखिर इनकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो अपने 8,800 मीटर होती है साथियों, जो आपसे कभी कभार पूछा भी जाता है। अब देखते हैं इनकी विशेषता क्या है। यही विशेषता है कि ये अपने विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो सभी लोगों को पता है, और ये हिमालय पर्वतमाला में स्थापित है साथियों। और यहाँ से आपका सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। और उसके अंदर में कौन से है, तो ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, वहाँ पे ये अपने स्थापित है साथियों। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इनके नाम, किस नाम से ये कौन से स्थान पे जाना जाता है। जैसे अपने नेपाल में कहते हैं सांगा माता कहा जाता है। ये वाले लोग हैं ना नेपाल वाले, ये कहते हैं माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सांगा माता कहते हैं साथियों। ठीक है ना। क्या कहते हैं, सागर माता कहते हैं। और चीन वाले लोग क्या कहते हैं,
वो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। चेमालू नमा कहते हैं साथियों, बड़ा नाम ही अजीब रखा है, चमालू नमा कहते हैं साथियों, ठीक है ना। ये अपने चीन वाले लोग कहते हैं, लेकिन अपने भारत वाले लोग क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं साथियों, ठीक है ना। ये आपको तीनों के तीनों नाम अच्छी तरह से याद में होने चाहिए, क्योंकि आपके नाम के आधार पर पूछा भी जाता है साथियों, ठीक है ना। अब अपन बात चल रही है अपने नेपाल की। अब देखते हैं नेपाल की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हो जाएगी, ये अपन देख लेते हैं। क्योंकि अपने विश्व की सबसे ऊंची चोटी देख ली, अपने भारत की सबसे ऊंची चोटी देख ली, पश्चिमी से पूर्व का सही क्रम देख लिया। अब अपन देखते हैं नेपाल की सबसे मुख्य चोटियां कौन सी हो जाएगी, पूर्व से पश्चिम का सही क्रम क्या क्या हो जाएगा, उसी के आधार पर अपन देख लेते हैं। ये नेपाल की मुख्य चोटियां, पहले अपन इनको क्लीन कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी से पूर्व का सही क्रम देख लेते हैं, क्योंकि क्रम के अनुसार आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हो जाएगी धौलागिरी हो जाएगी, जो कहाँ पे है, यहाँ पे ये स्थापित है धौलागिरी। दूसरी हो जाएगी अन्नपूर्णा हो जाएगी, जो अपने जस्ट इसके पास में है, इसकी पड़ोसी स्थापित है। तीसरी हो जाएगी माउंट मशाल हो जाएगी, जो अपने ये यहाँ पे स्थापित है। चौथी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, जो जस्ट इसके यहाँ पर स्थापित है। और पांचवी हो जाएगी माउंट चोआ हो जाएगी साथियों, बड़ा नाम ही अजीब है, कहाँ पे है, यहाँ पे स्थापित हो जाएगी। फिर अपने छठी हो जाएगी माउंट हिल्सर हो जाएगी, जो ये अपने यहाँ पे स्थापित है। और सातवीं हो जाएगी माउंट मैकालू हो जाएगी, जो जस्ट इसके पास में स्थापित है साथियों। फिर हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी, ये अपने कहाँ पे है, ये अपने सिक्किम और नेपाल की सीमा निर्माण करती हैं। ये हो गया इनका क्रम हो गया, जो आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, ये आपको याद में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कंचनजंगा के बारे में अपन देख लेते हैं, उसकी विशेषता के आधार पर अपन देख लेते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कहाँ पे है, ये अपने सिक्किम और नेपाल में स्थापित है। ज़्यादातर भाग अपना सिक्किम में मिलता है, इस कारण कहते हैं भारत में सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, जो अपने नेपाल और अपने सिक्किम अपने दोनों की सीमा का विभाजित करती है। अब देखते हैं इनकी ऊंचाई, और इनकी ऊंचाई हो जाएगी 85-86 मीटर हो जाएगी, या अपने 85-98 मीटर हो जाएगी साथियों। इन दोनों में कोई भी आपका आंसर हो सकता है, और ये दोनों में केवल एक ही ऑप्शन आपका आएगा, जो आप जरूर से जरूर याद रखना भी है। अब देखते हैं इसकी विशेषता, और इसकी विशेषता यही है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी साथियों। ध्यान रखना, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी साथियों। मैं आपको बार बार यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं, गुमराह हो जाते हैं, या अपन बोल सकते हैं थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों को जरूर से जरूर याद में रखना पड़ेगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत की, तो K2 हो जाएगा, भारत में तो कंचनजंगा हो जाएगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और देखते हैं ये अपने विश्व की सबसे तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी साथियों, और भारत की सबसे दूसरी चोटी हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं नंदा देवी के बारे में अपन देख लेते हैं, जो कहाँ पे उत्तराखंड में स्थापित है, यहाँ पे ये स्थापित है। इसकी विशेषता अपन देख लेते हैं, और ये कहाँ पे उत्तराखंड में स्थापित है, और ये इनकी ऊंचाई हो जाएगी 7,817 मीटर हो जाएगी, और इसे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ये भी आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि यूके यानी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो नंदा देवी हो जाएगी, जो कहाँ पे है, ये रहा। और उत्तराखंड की राजधानी कौन सी हो जाएगी, देहरादून हो जाएगी साथियों, और ये इनकी सबसे ऊंची चोटी मिलती है नंदा देवी। अब देखते हैं उत्तराखंड की अन्य चोटियां अपन देख लेते हैं, ये भी आपको जरूर से जरूर याद में रखना है, क्योंकि ये भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है। पहले देखते हैं केदारनाथ चोटी, ये अपने उत्तराखंड में स्थापित है। दूसरी हो जाएगी कोमेट चोटी हो जाएगी। तीसरी हो जाएगी चोखबा खाव चोटी हो जाएगी, और चौथी हो जाएगी बंदरपूंछ चोटी हो जाएगी, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थापित है। ये अपनी चोटियाँ आपको जरूर से जरूर याद में रखनी है। और पांचवी हो जाएगी गंगोत्री चोटी
हो जाएगी। और ये सारे के सारे अपने उत्तराखंड में चोटियां मिलती हैं साथियों। और इसी के साथ आपका ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय जो आपका टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया है। यकीन मानिए आपके ज़्यादातर क्वेश्चन चोटियों के आधार पर पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको एक एक करके सब कुछ आपको बता दिया। पहले विश्व की सबसे ऊंची चोटियां बता दी, फिर भारत की सबसे ऊंची चोटियां बता दी, फिर पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बता दिया, फिर मैंने आपको नेपाल की सबसे ऊंची चोटियां बता दी, फिर उसके बाद में पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बता दिया, फिर आपकी उन चोटियों की क्या क्या विशेषता है उसके आधार पर बता दिया, कौन से स्थान पर कौन सी चोटियां है जो प्रमुख है वो भी मैंने आपको बता दिया। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के आधार पर पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आपका क्या बार जाएगा ये आप मेरे को जरूर से जरूर बताना चाहते हो। यदि आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, यानी कि थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर कर देना। और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर भी कर देना, क्योंकि जब आप शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो क्या होता है मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ता है साथियों। फिर मैं आपको अच्छा और वैल्यूबल कंटेंट आपको देने की कोशिश करता हूं साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसी के आधार पर आपका हिमालय पर्वतमाला का टॉपिक भी पूरा हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी करवाया आपका ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के वीडियो में पूछे जाते हैं साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है लघु हिमालय और मध्यम हिमालय, जो आज अपने सीरीज का चौथा वीडियो है। कल मैंने आपको बताया था ग्रेट हिमालय, महान हिमालय के बारे में सब कुछ आपको बता दिया था। आज पर पढ़ने वाले लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में सब कुछ अपन देख लेंगे साथियों। यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। और यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, स्थान के आधार पर पूछे जाते हैं। जितने भी पर्यटक स्थल है उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं इनकी औसतम ऊंचाई देख लेते हैं। और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 3500 से लगा के 4000 हो जाती है साथियों, जो आपसे कभी कभार नहीं पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अलग अलग राज्यों में इनका क्या क्या नाम होता है, और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हो जाएगा जम्मू कश्मीर में होते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी होती है, जो किसका भाग है, लघु हिमालय का भाग है, जो सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला होती है साथियों। कहाँ पे, पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थापित है साथियों। और वैसे वैसे अपने होती है हिमाचल प्रदेश में होती है धौलाधर पर्वत श्रेणी माला होती है साथियों। सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थापित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित है साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे होता है उत्तराखंड में मैसूरी और नागटिब्बा होता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं साथियों। जैसे आपसे ये वाला भी पूछा जाता है कि महान भारत पर्वत श्रृंखला कहाँ पे स्थापित है, तो ये नेपाल में हो जाएगा साथियों। ये चारों के चारों फैक्ट आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए साथियों, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं चार्ट, और उसके आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पीर पंजाल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थापित है। धौलाधर कहाँ पे स्थापित है, हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। महाभारत पर्वत श्रृंखला कहाँ पे स्थापित है, नेपाल में स्थापित है। नागटिब्बा ये कहाँ पे, ये अपने नेपाल और उत्तराखंड के बीच में स्थापित है साथियों। और मसूरी कहाँ है, ये अपने उत्तराखंड में स्थापित है साथियों। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, जो आपके लिए जरूर से जरूर फायदेमंद रहेगा साथियों। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी घाटियाँ है। घाटियाँ का मतलब क्या होता है, मैदान। जो भी अपने लघु हिमालय और वृहत हिमालय का बीच में जो भाग रहता है, उसमें अच्छे अच्छे बड़े सुंदर सुंदर बागवान है, जो अपने मैदान का रूप होते हैं साथियों। और उसे क्या कहते हैं, घाटी कहा जाता है साथियों। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि लघु हिमालय और वृहत हिमालय के बीच के मैदान को क्या कहते हैं, घाटी कहा जाता है। ठीक है ना। अब अपन एक एक करके घाटी के बारे में देखने वाले हैं। और घाटियों को अपने 4 भागों में बांटा गया है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इस प्रकार से बांटा गया है। पहला हो जाएगा कश्मीर की घाटी हो जाएगा, और दूसरी हो जाएगी कुल्लू की घाटी हो जाएगी, और तीसरा हो जाएगा कांगड़ा घाटी हो जाएगी, और आखिरकार हो जाएगी मार्कंडू घाटी हो जाएगी साथियों। ये 4 भागों में बांटा गया और यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये कहाँ पे है,
क्या विशेषता है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीर पंजाल पर्वत शैली कहाँ पे स्थापित है। कश्मीर की घाटी में स्थापित है, और यदि आपसे स्थान पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट के आधार पर पूछे जाते हैं। जैसे हो जाएगा धौलाधर पर्वत शैली कहाँ पे स्थापित है, कुल्लू घाटी में स्थापित है साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यकीनन आप पुराने पेपर जरूर से जरूर देखना, ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नागटिबा पर्वत शैली कहाँ पे है, कांगड़ा घाटी में स्थापित है। और महाभारत पर्वत शैली कहाँ पे स्थापित है, काठमांडू घाटी में स्थापित है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं स्थान, आखिर ये कौन से स्थान में स्थापित है साथियों। जैसे हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थापित हो जाएगा, कश्मीर घाटी स्थापित हो जाती है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश में होती है कुल्लू घाटी होती है साथियों। कभी घूमने के लिए गए हो तो ये बड़ा ही अच्छा स्थान होता है साथियों। अब देखते उत्तराखंड, और उत्तराखंड में होता है कांगड़ा घाटी होती है साथियों। इस प्रकार से घाटी होती है जो घूमने के लिए बड़ा ही अच्छा स्थान है साथियों। अब नेपाल में होती है काठमांडू घाटी होती है साथियों। ये चारों के चारे अपने पर्यटक स्थल है साथियों, जो अपने देखने के लिए लोग जाते हैं साथियों। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी इनकी क्या क्या विशेषता है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ी मिडल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी या घाटी कौन सी हो जाएगी, तो कश्मीर घाटी हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, मिडल हिमालय की सबसे बड़ी घाटी कौन सी हो जाएगी जो अपने भारत में स्थापित है, तो कश्मीर घाटी हो जाएगी साथी। अगर बात की जाए ओवरऑल, तो ओवरऑल अपने हो जाएगी काठमांडू घाटी हो जाएगी, जो अपने सबसे बड़ी घाटी मिलती है साथियों। आपसे सीधे ही पूछा जाता है सबसे बड़ी घाटी कौन सी हो जाएगी, तो काठमांडू घाटी हो जाएगी जो नेपाल में स्थापित है साथियों। और आपसे सीधा ही यही पूछा जाता है कि मिडल हिमालय की भारत में सबसे बड़ी घाटी कौन सी हो जाएगी, तो कश्मीरी घाटी हो जाएगी साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये हो गया आपका लघु हिमालय और मध्यम हिमालय हो गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। यदि आपको ऑल जियोग्राफी और हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप परचेज करके डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब अपन देख लेते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में, अपन देख लेते हैं साथियों। अब देखते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में अपन देख लेते हैं। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, बाहरी हिमालय और उप हिमालय हो जाता है साथियों। जो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, पहला कौन सा हो जाएगा, ट्रांसफर हिमालय हो जाता है। फिर अपने ग्रेट हिमालय हो जाता है, फिर लघु हिमालय हो जाता है, और अंतिम में क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय हो जाता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं ये अपने हिमालय का दक्षिणतम बिंदु हो जाता है साथियों, जो अपने यही कहना चाह रहा है साथियों। और आपसे पूछा जाए उच्चतम बिंदु कौन सा हो जाएगा या उत्तर में कौन सा बिंदु हो जाएगा, तो वो अपने ट्रांस हिमालय हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब देखते हैं इसे क्या कहते हैं, नवीन पर्णश्रृंखला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्णश्रृंखला कौन सी हो जाएगी, तो ये अपने राजस्थान में स्थापित है, जिसे कहते हैं अरावली पर्वतमाला कहा जाता है, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्णश्रृंखला होती है साथियों। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे नवीनतम पर्णश्रृंखला कौन सी हो जाएगी, तो अपने ये हिमालय हो जाती है साथियों। हाँ, अपने ये कौन सी होती है, हिमालय अपने नवीनतम पर्णश्रृंखला हो जाती है साथियों। और ये कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा ट्रांस हिमालय, फिर अपने ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर अपने शिवालिक हिमालय। ये में 4 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से ये बांटा गया है और चारों के चारों भाग अपने नवीनतम हो जाता है। अगर बात की जाए इन चारों में सबसे नवीनतम और प्राचीनतम कौन सा हो जाएगा, ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नवीनतम की बात की जाए तो अपने ये शिवालिक हिमालय हो जाता है साथियों। और शिवालिक हिमालय से थोड़ा सा प्राचीन अपने हो जाता है लघु हिमालय हो जाता है। फिर इसे थोड़ा सा प्राचीनतम अपने हो जाता है ग्रेट हिमालय हो जाता है। और इन चारों में सबसे प्राचीनतम अपने हो जाएगा ट्रांसफर हिमालय हो जाता है, जो सबसे प्राचीनतम होता है। अगर बात की जाए सबसे प्राचीनतम तो अपने ट्रांस हिमालय हो जाता है। और नवीनतम अपने हो जाता है शिवालिक हिमालय
हो जाता है साथियों। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और वैसे भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सब कुछ आपको अच्छी तरह से आपको करवा दिया था साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं इनकी ऊंचाई, और इनकी ऊंचाई हो जाएगी 1100 मीटर हो जाती है, जो आपसे कभी भी नहीं पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इसका विस्तार पूछा जाता है, जो पोटवासा से लगा के दिहांग तक मिलता है साथियों। यहाँ से लगा के यहाँ तक अपने मिलता है साथियों, इस प्रकार से मिलता है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी घाटियाँ पाई जाती है और उनके क्या क्या नाम मिलते हैं। जिस प्रकार अपने मध्य हिमालय में जो अपने मैदान थे उसे क्या कहते हैं? घाटियाँ कहते हैं। और यहाँ पे जो घाटियाँ होती है उसे अपने दूर व द्वारा कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं? दूर और द्वारा। जो भी अपने स्थान है जिसके पीछे दूर व द्वारा लगा हुआ है, तो आप समझ जाना आप कहाँ पे स्थापित हो। शिवालिक अपने पहाड़ियों में स्थापित है साथियों। जैसे अपने देख सकते हो देहरादून हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा, इस प्रकार से ये नाम होते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो आप घूमने के लिए भी जाते हो, जो सर्वाधिक पर्यटक स्थल के लिए भी मशहूर है साथियों। अब देखते हैं यहाँ पे घास के मैदान होते हैं साथियों, जो अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अपने जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, उत्तराखंड में क्या कहते हैं, नेपाल में क्या कहते हैं। इस घास के मैदान को अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, और वहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अपने जम्मू कश्मीर कहते हैं मरग कहा जाता है, और आपसे सीधा ही पूछा जाता है मरग के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। किससे संबंधित हो जाएगा? शिवालिक हिमालय से संबंधित हो जाएगा। जैसे हो जाएगा अपने गुलमर्ग हो जाएगा, तान मर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से ये सारे के सारे मर्ग आते हैं जो अपने जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाते हैं साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यदि पुराने वाले पेपर जरूर से जरूर देखना, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मेरे अपने नोट्स के आधार पर पूछे जाते हैं साथियों। और ये और मैंने अपने कंटेंट और मेहनत के आधार पर बनाया है, जो आपके लिए जरूर से जरूर फायदेमंद रहेगा साथियों। और भी अपने मैदान देख लेते हैं। जैसे अपने उत्तराखंड में हो जाएगा प्यार और प्यारल हो जाएगा साथियों। अभी किस प्रकार से होता है ये आप देख सकते हो, बुरियाल और प्यारल, ये अपने इस नाम से जाना जाता है साथियों, जो कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थापित है, यानी कि यूके में स्थापित है साथियों। अब देखते हैं पर्यटक स्थल। जितने भी आप घूमने के लिए जाते हो वो ज़्यादातर अपने पर्यटक स्थल कहाँ में मिलते हैं? शिवालिक हिमालय में मिलते हैं। आप यहाँ पे जरूर से जरूर घूमने के लिए गए होंगे, तो ज़्यादातर कहाँ पे अपने ये अपने शिवालिक हिमालय के भाग से संबंधित हो जाएगा साथियों, जो आप ये अच्छी तरह से आप देख भी सकते हो साथियों। और इसी के साथ ये आपका शिवालिक हिमालय पूरी तरह से कवर हो गया। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। सबसे पहले मैंने आपको क्या कराया था? ट्रांस हिमालय के बारे में करवाया, फिर उसके बाद में वर्त हिमालय, ग्रेट हिमालय के बारे में करवाया, फिर मैंने आपको लघु हिमालय के बारे में कराया, और आखिरकार आज मैंने आपको करा दिया शिवालिक हिमालय के बारे में। सब कुछ आपको करवा दिया, जो आपके लिए जरूर से जरूर फायदेमंद रहेंगे, जो ये अपने 4 क्लासों में पूरी हुआ है साथियों। और आज अपन इसके अलावा कुछ और अपन फैक्ट देख लेते हैं, जहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, इतनी मेरी कोशिश रहती है। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में पीडीएफ ये मिल जाएगी। यदि आपको नोट्स चाहिए तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर भी डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। आज अपन इसके अलावा कुछ और भी अपन देख लेते हैं, जहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, जहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस वैज्ञानिक ने ये किया गया था? श्रेणी के आधार पर किया गया था। जैसे आप ये देख सकते हो, ये सिंधु हो जाएगी, सतलज हो जाएगी, काली हो जाएगी, ताप्ती हो जाएगी और ब्रह्मपुत्र। ये अपने 5 नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है साथियों, जो आपसे पूछा भी जाता है। अब देखते हैं नदी, जिसमें हमें सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी से पूर्व का क्रम अपन देख लेते हैं। आप ये नदियों के आधार पर ये किया गया है, और नदियाँ कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी और ताप्ती नदी और ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है, जो ये इस प्रकार से किया गया है। ये अपने देख रहे हो, ये सारी की सारी पर श्रृंखला होती है, और ये बीच में अपनी नदियाँ निकल रही, इस प्रकार से ये निकल रही है साथियों। देख सकते हो, ये काली जा रही, ये ताप्ती जा रही और ये ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है। इस प्रकार से ये
हिमालय का विभाजन किया गया, 2 भागों में किया गया, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सब कुछ आज बता दिया था साथियों। अब देखते हैं ये वाले आप देख रहे हो, ये वाले क्या भाग का कहते हैं, यहीं से अभी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जैसे ये हो जाएगा कश्मीर हिमालय हो जाएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। कश्मीर हिमालय कौन सी नदियों के बीच में स्थापित हो जाएगा, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो भाग होता है उसे कहते हैं कश्मीर हिमालय कहते हैं साथियों। और दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, सतलज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय आ जाता है, तो कुमायूं हिमालय आ जाता है साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नेपाल हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच में आता है, तो काली नदी और ताप्ती नदी के बीच में आता है। और असम हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच में आता है, तो ताप्ती नदी और ब्रह्मपुत्र 2 नदियों के बीच में आता है। आप ये वाली इमेज भी अच्छी तरह से देख सकते हो। पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय ये दोनों के दोनों एक ही है साथियों। जैसे ये अपने कहाँ पे है, सिंधु और सतलज नदी के बीच वाला भाग है ना पहाड़ी, उसे कहते हैं। और सतलज नदी और काली नदी के बीच में हो जाएगा कुमायूं हिमालय हो जाएगा। और ये काली नदी और ताप्ती नदी के बीच में हो जाएगा नेपाल हिमालय हो जाएगा। और ये ताप्ती नदी और ये अपने ब्रह्मपुत्र की नदी में असम हिमालय हो जाएगा साथियों। जहाँ से आपकी 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। मैं आपको यकीनन के साथ में कहता हूँ, यहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कंटेंट कोई भी नहीं बताता है और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से पर्यटक स्थल है जहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पंजाब और कश्मीर, ये किस में आता है, ये अपने कश्मीर हिमालय में आ जाता है। काराकोरम श्रेणी भी आ जाती है, लद्दाख आती है, जास्पर आती है, पीर पंजाब आती है और धौलाधर, ये सारे की सारी अपने कश्मीर हिमालय में आ जाती हैं साथियों। अब बात करते हैं कुमायूं हिमालय में कौन से स्थान आते हैं। ये अपने हो जाएगा नंदा देवी आती है, जो सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। इस प्रकार से ये सारी की सारी चोटियाँ हैं जो अपने कुमायूं हिमालय से संबंधित हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया त्रिशूल चोटी, और ये आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिशूल हिमालय कौन से हिमालय में स्थापित है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, कुमायूं हिमालय होना चाहिए साथियों। अब देखते हैं नेपाल हिमालय, और यहाँ पे अपने हो जाएगा महाभारत हो जाएगा, चिड़िया घाट हो जाएगा और मुरिया हो जाएगा। और ये सारे के सारे अपने नेपाल में स्थापित हो जाते हैं। अब देखते हैं असम में ये चारों के सारे अपने चोटियाँ हो जाती है, जो मैं आपको आगे सब कुछ आपको बता दूंगा। और ये आपको स्थान अच्छी तरह से याद में होना चाहिए, और नदियों के द्वारा कौन सी बीच में स्थान है ये भी आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए साथियों, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। कैसा लग रहा है, यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना साथियों। अब देखते हैं जोन के आधार पर किस प्रकार से विभाजित किया गया है, और यहाँ से भी आपका 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये 4 प्रकार के जोन देख रहे हो, इसके आधार पर ये अपने बांटा गया है, और यहाँ से 7-8 प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों, जो मैं आपको एक एक करके सारा कुछ आपको बता दूंगा साथियों, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा साथियों। जैसे आपसे सीधा ही पूछा जाता है ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय के बीच के जोन को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ITSZ कहा जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, ITSZ कहते हैं साथियों। और दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है वृत्त हिमालय और लघु हिमालय के बीच को जोन को क्या कहते हैं, तो MST जोन कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के जोन को क्या कहते हैं, तो MBF कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे सीधा ही पूछा जाता है शिवालिक हिमालय और विशाल मैदान के बीच वाले जोन को क्या कहते हैं, तो HFF कहते हैं साथियों। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपसे इसी भी प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हिमालय और विशाल मैदान के बीच वाले जोन को क्या कहते हैं, तो अपने क्या कहते हैं, HFF जोन कहते हैं साथियों। और यदि आपसे ये वाला ऑप्शन में नहीं हो तो शिवालिक आपके ऑप्शन में होगा साथियों, जो अपने ये भी अपने विभाजित करता है साथियों। यहाँ से आपके 7-8 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको देखना है किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों। जैसे आपसे ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि जोन नहीं दिया जाए तो सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय में
कि बीच में कौन सा अपने हिमालय आ जाता है, तो अपने व्रत हिमालय आ जाता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्रत हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा जोन आ जाएगा या हिमालय आ जाएगा, तो ये अपने लघु हिमालय आ जाता है। और लघु हिमालय और विशाल मैदान के बीच में कौन सा हिमालय आ जाता है, तो ये शिवालिक हिमालय आ जाता है। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जोन के आधार पर 100% आपके क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो बड़ी मेहनत के साथ मैंने सारा कुछ इकट्ठा किया है, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में सब कुछ आपको करा दूंगा। मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो मैं आपको बेहतरीन तरीके से सब कुछ आपको नोट्स के आधार पर करा दूंगा साथियों। यदि आपको नोट्स चाहिए तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए साथियों। अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना और शेयर जरूर से जरूर कर देना साथियों। अब अपना अंतिम बिंदु रहा है पूर्व वाले राज्य जितने भी है वहाँ पे कौन सी चोटियाँ है जो अपने हिमालय से संबंधित हो जाती है, वो वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और वो आज अपन सब कुछ कर लेते हैं। अब देखते हैं पूरे राज्य की पहाड़ियाँ। अब देखते हैं पूरे राज्य कौन से होते हैं, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया और मेघालय हो गया और ये सिक्किम हो गया। ये सारे के सारे पूरे राज्य हो जाते हैं और यहाँ पे भी पहाड़ियाँ पाई जाती है जो अपने हिमालय का भाग मिलती हैं साथियों। और ये आप देख रहे हो ये सारे के सारे अपने हिमालय की प्रमुख चोटियाँ हैं जो अपने पूरे राज्य में पाई जाती है। आज अपन इसके बारे में एक एक करके अपन देखेंगे, जो आपसे सीधा ही क्वेश्चन यही पूछा जाता है ये चोटी किस राज्य में स्थापित है, ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं नागालैंड। और नागालैंड कहाँ पे है, ये रहा नागालैंड और इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी नागा पहाड़ी हो जाएगी साथियों, जो अपने ये रही साथियों। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये रहा अरुणाचल प्रदेश। आप ये देख सकते हो ये चारों के चारों चोटियाँ कहाँ पे है, ये फिर अरुणाचल प्रदेश में हो जाती है साथियों, जो आपसे सीधा ही पूछा जाता है। जैसी हो जाएगी डाफला पर्वतमाला और मिरी पर्वतमाला और अपने आभोर पर्वतमाला और अपने मिसमी पर्वतमाला और पटगोई बूम, ये सारे के सारे अपने अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख चोटियां हैं साथियों, जो आपसे हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यकीनन मानिए आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि अपने पटगोई बूम कहाँ पे स्थापित है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है साथियों। आप ये देख सकते हो ये सारी की सारी चोटियाँ यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखते हैं मणिपुर। और मणिपुर में कौन सी चोटियाँ हैं जो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और हो जाएगी लेमा टोल पहाड़ियाँ हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये देख सकते हो ये रही अपनी लेमा टोल पर्वतमाला रही साथियों। अब देखते हैं मिजोरम। और मिजोरम की सबसे ऊंची चोटियाँ कौन सी रहेगी, और ये रही सारी की सारी अपनी मिजोरम की प्रमुख चोटियाँ रही साथियों, जो आपसे सीधा ही पूछा जाता है। पावगुई पहाड़ी हो जाएगी, बिलू हिल पहाड़ी हो जाएगी, मिजो पहाड़ी हो, ये तीनों की तीनों अपने मिजोरम से संबंधित हो जाती हैं साथियों, जो आपसे सीधा ही पूछा जाता है। और ये भी एक पहाड़ी रही, लुसाई पहाड़ी रही। ये सारी की सारी अपने किससे संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है साथियों। अब देखते असम। और असम ये रहा साथियों, आप देख सकते हो ये असम अपना ऐसा राज्य है जो अपने वेस्ट बंगाल है, जो उसे 2 बार सीमा साझा करता है साथियों। और ये वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। अब देखते हैं असम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। जैसे हो जाएगी मिकिर पहाड़ी, रेमा पहाड़ी, ये सारी की सारी पहाड़ी किससे संबंधित हो जाएगी, असम से संबंधित हो जाएगी साथियों, जो आपको जरूर से जरूर याद में रखना है साथियों। अब देखते हैं मणिपुर की पहाड़ी। ये रहा अपना मणिपुर। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है जो आपको याद में रखना है। जैसे हो जाएगा गोरा, खांसी और जयंती। ये तीनों के तीनों अपनी पहाड़ी किसी मणिपुर से संबंधित होती है और वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा भी होती है साथियों। और ये किस प्रकार से है आप ये देख भी सकते हो साथियों। अब देखते हैं त्रिपुरा। और त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ी है वो अपन देख लेते हैं। और त्रिपुरा में हो जाएगी त्रिपुरा पहाड़ी हो जाएगी साथियों।
अब देखते हैं म्यांमार, यहाँ पे भी हिमालय का कुछ भाग मिलता है जहाँ पे भी चोटियां मिलती हैं। जैसे हो जाएगी अराकोमा पर्वतमाला हो जाएगी, जो कहाँ पे है, म्यांमार है। और भारत और म्यांमार की सीमा कौन निर्धारित करता है, अराकोमा पर्वतमाला करती हैं साथियों। और इसका विस्तार अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मिलता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने हिमालय पर्वतमाला है, जो अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जितने भी द्वीप दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ भाग अपने हिमालय का भी मिलता है साथियों। और इसी के साथ आपका हिमालय पर्वतमाला पूरी तरह से भौतिक प्रदेश वाला पहला वीडियो पूरा हो गया साथियों, जो मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया, जो भी मैंने आपको कराया है, और जहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं साथियों। और मैंने बहुत मेहनत की, आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अच्छा सा प्यारा सा भी कमेंट आप कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में जाना पड़ेगा, वहाँ से भी आप अच्छी तरह से पीडीएफ डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आपको नोट्स चाहिए तब आप हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और आप नोट्स भी डाउनलोड भी कर सकते हो साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो साथियों, जहाँ से भी आपका मैं समाधान भी कर दूंगा साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।